सुप्रभात बच्चों आज अपनी इस वीडियो में हम निबंध लेखन के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में निबंध लेखन का अर्थ, महत्व और उसके प्रकारों पर चर्चा की थी। आज हम उसके प्रारूप पर चर्चा करेंगे। क्योंकि जो निबंध का जो मूल्यांकन करता है ना, निबंध का मूल्यांकन परीक्षक इसी आधार पर करता है कि विद्यार्थी ने निबंध को किस प्रकार प्रस्तुत किया है, आप लोग निबंध कैसे लिख रहे हो, इसी आधार पर आपको नंबर दिए जाते हैं। अतः निबंध के प्रारूप को समझना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं कि निबंध का प्रारूप क्या है, निबंध कैसे लिखें। तो देखिए, निबंध के अंग, तो निबंध के कितने अंग होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? 3। भूमिका या प्रस्तावना, विषय वस्तु और उपसंहार। ठीक, तो ये तीनों होना, एक निबंध में इन तीनों का होना बहुत जरूरी है। ठीक, अब क्या है ये, इसे समझ लेते हैं। तो एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले भूमिका यानी कि इंट्रोडक्शन। आप जानते ही हो कि इंट्रोडक्शन का क्या महत्व है ना। इंटरव्यू में जो फर्स्ट इंट्रो होता है हमारा, जब हम पहली बार मिलते हैं, अगर वही हमारा अच्छा ना जाए, तो सामने वाले के ऊपर हमारा प्रभाव ना पड़े, तो शायद वो हमें अगली मीटिंग के लिए ना बुलाए। वहीं पर हमारा सारा खेल खत्म। तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन बहुत जरूरी है। इसी तरीके से निबंध में भी भूमिका बहुत जरूरी है। इस भाग में निबंध की विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है, जिससे पाठकों को अगले भाग को समझने में मदद मिलती है। भूमिका जो होता है, फर्स्ट पैराग्राफ जो हम लिखते हैं, उसमें जो भी विषय वस्तु है, जो भी विषय आपको दिया गया है, उसके बारे में संक्षिप्त में, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया जाता है, परिचय दिया जाता है, ताकि जो पाठक है, पढ़ने वाले हैं, वो जान सकें कि आगे के भाग में क्या क्या होगा। इसे विषय प्रवेश भी कहते हैं, क्योंकि इसी के द्वारा पाठक आगे प्रवेश कर पाते हैं, विषय को जान पाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि यह पाठकों को बांधने का कार्य करती है। ये जो भूमिका होती है, ये क्या काम करती है? पाठकों को, पढ़ने वालों को बांध लेती है। ठीक है, पढ़ने वाला आगे, अगर आपने भूमिका बहुत अच्छी लिखी है, तो जो पढ़ने वाले पाठक हैं, जो परीक्षक है, वो उसको और उसकी दिलचस्पी आएगी कि पढ़ते हैं जरा बच्चे ने क्या लिखा है आगे। लेकिन अगर भूमिका ही अच्छी नहीं होगी, तो पढ़ने वाले को आगे कुछ पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। समझ रहे? जैसे आपने वो सुनी होगी ना कहावत कि नींव को देखकर ही पता चल जाता है कि इमारत कितनी बुलंद है। तो फर्स्ट पैराग्राफ को देखकर ही परीक्षक को, एग्जामिनर को पता चल जाता है कि बच्चे ने आगे कैसा लिखा होगा। तो भूमिका को बहुत अच्छे से लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ जो आप लिखेंगे इंट्रोडक्शन, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर विषय वस्तु, विषय वस्तु जिसे मेन बॉडी भी कह रहे हैं हम। क्योंकि सब कुछ इसी में है। यह निबंध का शरीर अथवा मुख्य भाग होता है। इसमें विषय वस्तु का विस्तृत वर्णन किया जाता है, विस्तार पूर्वक पूरा एक्सप्लेन करते हैं हम। यह निबंध का सबसे बड़ा भाग होता है। इसे क्रमबद्ध ढंग से, क्रम पूर्वक, सीरियल वाइज विभिन्न अनुच्छेदों में लिखना चाहिए, अलग अलग पैराग्राफ में लिखना चाहिए। इसे खंडों और उपखंडों में भी हम बांट सकते हैं। ठीक है, अलग अलग खंडों में हमको इसको बांट देना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आपको आ जाता है विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो आप उसके अलग अलग खंड बना दीजिए। विज्ञान का अर्थ, एक आपने हेडिंग डाल दी, अर्थ लिख दो। विज्ञान क्या है? विज्ञान का महत्व लिखो। महत्व के भी आप पॉइंट्स बना दो और उपखंड कर दो, क्या क्या पॉइंट्स है, किस किस क्षेत्र में विज्ञान का है, शिक्षा के क्षेत्र में क्या उसका महत्व है ना। अलग अलग क्षेत्रों में उसका महत्व बता दो। फिर प्रभाव, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है, नवयुवकों पर क्या प्रभाव पड़ता है। फिर लाभ लिख दो उसके अलग अलग पॉइंट्स में। फिर हानियां, हेडिंग डाल दो, हानियां। अब अगर हानि है तो उसको कैसे दूर करें, उपाय, ये आप लिख सकते हैं। इस तरीके से अलग अलग पैराग्राफ आप बना देंगे। कई बार तो ये संकेत बिंदु के रूप में आपको निबंध में दिए होते हैं, कई बार नहीं भी दिए होते। तो नहीं दिए तो आप खुद अपने टाइटल बनाएंगे, खुद अपने खंड बनाएंगे कि हम क्या लिखेंगे इसमें, दूसरे पैराग्राफ में, तीसरे में, चौथे में, इस तरीके से। ठीक, तो ये इसी से हमारा जो निबंध है
वो बड़ा होता है। जितना भी लंबा हमें लिखना है, जितने भी शब्द सीमा हमें दी है, क्योंकि भूमिका तो एक पैराग्राफ की होती है, उपसंहार भी, कंक्लूजन भी एक पैराग्राफ का होता है। बाकी सारी ये विषय वस्तु है जो कि क्या होता है, विषय वस्तु होती है जिससे निबंध को हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, उपसंहार की। तो उपसंहार क्या है? उपसंहार होता है कंक्लूजन। किसी भी निबंध के अंतिम अनुच्छेद को, आखिरी जो पैराग्राफ है, उसे उपसंहार कहा जाता है, जिसमें पूरे लेख का संक्षिप्त सार व निष्कर्ष लिखा जाता है। शॉर्ट समरी जिसे आप कह सकते हो, उसे लिखते हैं। इसमें पूर्व वैचारिक बिंदुओं को दोहराते हैं। जो भी पहले हमने जिन भी बिंदुओं पर विचार किया है, उसके लाभ, उसकी हानि, उसके कारण, प्रभाव, उपाय, जो भी हमने बात की है, उन्हीं सबको हम आखिरी पैराग्राफ में दोबारा से रिपीट करते हैं, दोहराते हैं। क्यों? ताकि पाठक, पढ़ने वाला विभिन्न बिंदुओं पर पुनर्विचार कर सके, दोबारा से सोच सके। ठीक है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है उपसंहार, क्योंकि यह हमारी मान्यताओं को प्रतिबिंबित करता है। ये बताता है कि हम क्या सोचते हैं, हमारी क्या सोच है। ठीक है, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप, मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, अब आपने सारा लिख दिया उसके बारे में। फिर उपसंहार में आप आखिरी में अपना, पहले आप बता देंगे कि आपने क्या क्या इस निबंध में किन किन बातों पर चर्चा की है। फिर आप लिखेंगे कि हाँ, माना कि विज्ञान जो है उसके बहुत से लाभ हैं और बहुत सारी हानियां भी, मगर यह मनुष्य पर, मेरे अनुसार ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो इसके किस पक्ष को मजबूत करे या किस पक्ष पर ध्यान दे। उसे चाहिए कि विज्ञान का प्रयोग समाज के हित के लिए करे, उसकी भलाई के लिए करे, ना कि समाज के विध्वंस के लिए, उसके नाश के लिए। इस तरीके से आप अपना लास्ट पैराग्राफ में अपनी मान्यता दे सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत जरूरी है। अब हमने आप सबको मैंने बता दिया कि निबंध कितना जरूरी है। आप समझ गए कि कविता और कहानी की तरह निबंध भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा है। ठीक है, और इसे हमें सहजता से नहीं लेना चाहिए, बहुत आसान नहीं समझना चाहिए, बल्कि गंभीरता से लेना चाहिए। हमें इसकी बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं आप? इसीलिए हमें इसको लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? तो पहली बात तो देखिए ये है कि भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए। मैंने बता दिया, सीरियल वाइज। विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उसको शब्द सीमा को बढ़ाने के लिए एक ही बात को बार बार रिपीट करते रहते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे नंबर और ज्यादा कट जाते हैं। फिर भाषा संबंधी त्रुटियां नहीं करनी चाहिए, गलतियां बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के समय में हमारी कंप्यूटर और मोबाइल ने हमारी भाषा को बिल्कुल बिगाड़ दिया है ना। तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए वर्तनी संबंधी, वाक्य संबंधी किसी प्रकार की भी त्रुटि ना हो। विषय अनुकूलित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जैसा निबंध का विषय है, अगर ऐतिहासिक विषय है, मनोवैज्ञानिक विषय है, कौन सा विषय है, उसी पर आधारित भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद भाषा आकर्षित और रोचक होनी चाहिए। इसके लिए विभिन्न स्थानों पर जहां आपको जगह लगे वहां पर कवियों, लेखकों, महापुरुषों व अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों के उद्धरणों, उनके कथनों, उनकी स्टेटमेंट को शामिल करना चाहिए। ठीक है, इससे भाषा क्या होती है, उदासीन नहीं होती, बोरिंग नहीं लगता पढ़ने वाले को। बीच बीच में आप कोई कोटेशन हाईलाइट कर दो तो उससे सामने वाले को अच्छा लगता है, पढ़ने वाले को मजा आता है। जैसे अगर नारी की स्थिति आ जाए, ठीक है, तो आप लिख सकते हैं उसकी स्टार्टिंग या भूमिका में ही लिख सकते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी का निवास होता है वहां पर देवताओं का निवास होता है। इस तरीके से अगर आपको कुछ याद आ जाए, या अगर दहेज प्रथा पर आ जाए तो आप लिख सकते हैं, जलती बहुएं करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। कोई स्लोगन आपको याद आ जाए तो आप वो लिख सकते हैं, है ना। तो ये आप कहीं ना कहीं कुछ बीच में ऐड कर सकते हैं, उसको बोल्ड करके लिख सकते हैं, ताकि पढ़ने वाले को, परीक्षक को अच्छा लगे। उसके बाद
भूमिका और उपसंहार में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, ये मैंने आपको बताया ही है। मुहावरों का यथास्थान प्रयोग करने से निबंध में प्रभावोत्पादकता बढ़ जाती है, प्रभाव बढ़ जाता है। जगह जगह पे जहां जरूरत लगे मुहावरे, अगर आपको कोटेशन याद नहीं है तो कुछ मुहावरा लगा दीजिए उसमें, ठीक है, सीधे सरल शब्दों में लिखने से अच्छा है। तो ये तो हो गए हमारे क्या निबंध लेखन की तैयारी, निबंध लेखन के मुख्य बिंदु। अब हम करने जा रहे हैं निबंध लेखन की तैयारी, यानी कि पेपर में निबंध लिखने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कार्य को करने में, है ना, जब भी हम कोई कार्य करते हैं, अगर हमें उसमें सफलता चाहिए तो उसकी पूर्व तैयारी करना, पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है हमारा और हमारे को सफलता भी मिलती है। तो पेपर में निबंध लिखने से पहले ये नहीं कि सीधा पेन उठाया और लिख दिया। कई बच्चे होते हैं ना, निबंध बार बार काटते हैं, लिखा एक पैराग्राफ फिर काट दिया, फिर दूसरा टॉपिक चूज करा, जैसे 3-4 दिए होते हैं तो पहले के बारे में लिखेंगे, एक पैराग्राफ लिखा, नहीं समझ आया, फिर काट दिया, दूसरा शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने पूर्व तैयारी नहीं की होती। तो आपको पूर्व तैयारी करनी है। पूर्व तैयारी कैसे करेंगे आप पेपर के टाइम पर? तो देखिए, सबसे पहले आप विषय चयन करें, यानी कि अगर आपको 4 या 5 निबंध आए हैं और आपको किसी एक विषय पर लिखना है, तो आप ये सोचें कि मैं किस टॉपिक पर लिखूं। सीधा पेन उठा के लिखने मत बैठ जाएं, आप उसके बारे में सारे विषयों को पढ़ें। ठीक है, आपके दिमाग में प्रश्न आएगा, मैं किस आधार पर चयन करूं, चूज कैसे करूं कि मैं कौन सा लिखूं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपकी अभिरुचि किसमें है, आपका इंटरेस्ट किसमें है, आपको नॉलेज किसकी है, ज्ञान किसका है, सबसे ज्यादा जानकारियां आपके पास किसकी हैं, किस विषय की हैं, तथ्य किसके हैं आपके पास, प्रमाण, उद्धरण, उदाहरण, विशेषज्ञों व विद्वानों का मत, किसकी कोटेशन आपको याद है। तो जिसके भी आपको लगे कि मेरे को इस विषय की मुझे ये वाली कोटेशन आती है ना, तो आप उस विषय को चूज करें जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा लिख पाए। उसके बाद आप रूपरेखा बनाएं। कई बार पेपर में संकेत बिंदु दिए होते हैं, अगर संकेत बिंदु यानी कि हिंट्स नहीं दिए तो आप जहां रफ करते हैं, रफ साइड होती है ना आंसर शीट में, वहां आप एक रूपरेखा बना लो। ठीक है, जिस प्रकार आप जानते हैं, जिस प्रकार भवन निर्माण से पहले मानचित्र का निर्माण किया जाता है ना, हम घर बनाते हैं, सीधा ईंट पत्थर उठाया घर बनाना शुरू कर दिया, नहीं ना, हम मैपिंग करते हैं कि कहाँ पे हम हॉल बनाएंगे, कहाँ किचन होगा, है ना, ये सारी चीजें हम एक मैप में करते हैं। अगर पुस्तक का भी निर्माण किया जाता है तो भी इन सब चीजों को देखा जाता है कि कौन सा चैप्टर पहले नंबर पे रखना है, कौन सा दूसरे नंबर पे रखना है ना। तो ये नहीं होता कि कोई भी कहीं पर भी लिख दिया जाए, तो पूरे उसकी एक रूपरेखा बनाई जाती है। तो निबंध लिखने से पहले आप क्या करेंगे, आप क्रमबद्ध ढंग से विभिन्न बिंदुओं का निर्माण करेंगे। तो आप कैसे निर्माण करेंगे, जैसे आप साइड में पॉइंट्स बना लेंगे कि पहले मैं भूमिका लिखूंगा, भूमिका या प्रस्तावना एक ही बात है, फिर मैं इस विषय का अर्थ लिखूंगा, महत्व बताऊंगा, प्रभाव बताऊंगा, लाभ बताऊंगा, हानि बताऊंगा, उपाय बताऊंगा और फिर उपसंहार करूंगा। ठीक है, ये साइड में रफ में लिख लें। उसके बाद एक एक को उठाएं और एक एक पैराग्राफ में लिखते जाएं। समझ रहे हैं? तो जरूरी नहीं हमेशा यही पॉइंट्स बनेंगे, कभी कुछ और भी बनेगा। ठीक है, कभी कोई और पॉइंट्स बनेंगे, तो पहले आप पॉइंट्स बनाएं फिर उनको लिखें, सीधा लिखना शुरू ना करें। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो है निबंध है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आपको इसका महत्व भी पता चल गया होगा कि निबंध के द्वारा क्या किया जाता है। निबंध बहुत आसान नहीं है, इसके द्वारा जो आप लोगों की, विद्यार्थियों की विषय संबंधी समझ को परखा जाता है और साथ ही साथ आपने विषय को व्यक्त करने की, आप में विषय को व्यक्त करने की कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है, इसको भी देखा जाता है। ठीक है, तो ये कोई बहुत आसान नहीं है, आगे से आप निबंध को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। मैं गृह कार्य में एक प्रश्न दे रही हूँ आपको, एक निबंध लिखने के लिए दे रही हूँ, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो इस पर आप लिखेंगे, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट